दोस्तों आज की बड़ी खबर आ रही है। यूपी हरियाणा के बाद सीएम शिवराज का ऐलान, मध्य प्रदेश सरकार भी बनाएगी लव जिहाद के खिलाफ कानून। दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है। सीएम नीतीश का आरजेडी कांग्रेस पर तंज, कहा परिवारवाद की वजह से देश में खत्म हो रही है राजनीतिक पार्टियां। दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी की राज्यसभा में 92 सीटों पर नजर, सबसे कम सीटों पर सिमट गई कांग्रेस। दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है। रामविलास पासवान की मौत की जांच के लिए एचएम ने पीएम को लिखा पत्र, चिराग का आया रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आज की मुख्य और बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, आपको एक एक खबर विस्तार से बताएंगे। इससे पहले दोस्तों, अगर आप देश में निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि देश के अंदर हमारे जैसे पत्रकार जो निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं उनका मनोबल बढ़े और वो देश के अंदर ज्यादा से ज्यादा निष्पक्ष पत्रकारिता करके देश की गरीब जनता, किसान, मजदूर, छात्र, बेरोजगारों के हितों के लिए आवाज उठा सके। दोस्तों पहली बड़ी खबर आ रही है। यूपी हरियाणा के बाद सीएम शिवराज का ऐलान, मध्य प्रदेश सरकार भी बनाएगी लव जिहाद के खिलाफ कानून। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बाद ऐलान के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी घोषणा की है कि मध्य प्रदेश सरकार लव जिहाद के खिलाफ कानूनी व्यवस्था बनाएगी। सीएम शिवराज ने कहा कि लव के नाम पर कोई जिहाद नहीं होगा, जो ऐसी हरकत करेगा उसे ठीक कर दिया जाएगा और उसके लिए कानूनी व्यवस्था भी बनाई जाएगी। सीएम योगी ने कहा लव जिहाद के खिलाफ बनाएंगे सख्त कानून। गौर मतलब है कि पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा था कि इलाहाबाद एचसी ने एक आदेश दिया है कि विवाह के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक नहीं है, इसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को रोकने के लिए सख्ती से काम करेंगे। हम इसके लिए एक प्रभावी कानून बनाएंगे। मैं उन लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं कि जो पहचान छिपाकर हमारी बहनों की इज्जतों के साथ खेलते हैं वो सुधर जाए, नहीं तो उनकी राम नाम सत्य यात्रा शुरू होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद हरियाणा के गृह मंत्री ने ट्वीट करके भी कहा था कि हरियाणा के लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने पर विचार कर रही है। तो दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है। सीएम नीतीश का आरजेडी कांग्रेस पर तंज, कहा परिवारवाद की वजह से देश में खत्म हो रही है राजनीतिक पार्टियां। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल राजद पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने भारतीय राजनीति में परिवारवाद पर हमला बोलते हुए कहा कि देश में जो पार्टी आज खत्म हो रही है उसका कारण परिवारवाद है। नीतीश कुमार ने कहा कि विपक्ष बिहार की जनता को विकास के गुमराह करने की कोशिश कर रही है, कुछ लोग सिर्फ पब्लिसिटी के लिए ऐसा कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने मीडिया नेटवर्क से बात करते हुए कहा कि परिवारवाद की राजनीतिक देश में राजनीतिक दल नष्ट होते जा रहे हैं। जो भी पार्टियां देश में नाश हो रही है वह परिवारवाद की वजह से हो रही है। देश की सबसे बड़ी जो पार्टी थी उसका क्या हाल हो रहा है आप देख ही रहे हैं, वह आज किन लोगों के साथ बैठ रही है। तेजस्वी यादव की 10 लाख लोगों को रोजगार देने वाली चुनावी घोषणा को बोगस बताते हुए कहा कि ये लोग पब्लिसिटी के लिए ऐसा कर रहे हैं। क्या वो जानते हैं कि उन्होंने क्या वादे किए? क्या पास इसका मौलिक विज्ञान भी है? नहीं है। वह 10 लाख लोगों को रोजगार देने की बात करते हैं, लेकिन उसके लिए पद कहाँ से सृजित करेंगे, उसके लिए कितना तनख्वाह देना पड़ेगा, शायद उन्हें भी पता नहीं है। पैसा क्या आसमान से आएंगे? बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बात करें तो बिहार में 28 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 16 जिलों की 71 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हुआ। भारत के चुनाव आयोग के अनुसार पहले चरण में शाम 6 बजे तक 53.54% मतदान हुआ। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बताया कि 2015 में विधानसभा चुनाव में पहले चरण में मतदान 54.94% था और लोकसभा चुनाव में 53.54% था। 10 नवंबर को मतगणना के बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे।
वहीं 3 नवंबर को दूसरे चरण में 94 सीटों पर चुनाव होगा। दूसरे चरण में राघोपुर सीट के लिए मतदान भी होगा। बता दें, इस सीट से महागठबंधन के सीएम तेजस्वी यादव मैदान में हैं। वहीं उनके खिलाफ भाजपा के सतीश कुमार चुनाव लड़ रहे हैं। राज्य में तीसरे चरण के लिए 7 नवंबर को मतदान होना है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है बीजेपी की राज्यसभा में 92 सीटों पर नजर। सबसे कम सीटों पर सिमट गई कांग्रेस। उत्तर प्रदेश की 10 खाली सीटों और उत्तराखंड की एक सीट पर 9 नवंबर को राज्यसभा चुनाव होगा। इसके 2 दिन बाद नतीजे घोषित किए जाएंगे। 403 सीटों वाली उत्तर प्रदेश विधानसभा में बीजेपी के 304 सदस्य होने के साथ राज्य की 10 सीटों पर होने वाला चुनाव भगवा पार्टी को उच्च सदन में सबसे मजबूत स्थिति में पहुंचा देगा, जिसमें से उसके 8 सीटों पर निर्विरोधित जीतने की संभावना है। बीजेपी के उत्तर प्रदेश में 8 से 9 राज्यसभा सीटें जीतने की संभावना है, जबकि यूपी की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी विधानसभा में 48 सदस्यों के साथ केवल 1 सीट सुरक्षित कर सकती है। उत्तराखंड विधानसभा में भी बीजेपी का बहुमत देखते हुए इसके वो एक खाली सीट जीतने की भी संभावना है। इसके और 3 बीजेपी सांसदों को देखते हुए कि जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं, राज्यसभा में सत्तारूढ़ दल की संख्या बढ़कर 92 हो जाएगी और एनडीए की संख्या 112 तक बढ़ जाएगी। बहुमत के निशान से मात्र 10 सीटों के कम कांग्रेस 38 सीटों के साथ सबसे कम सीटों पर सिमट जाएगी। वर्तमान में 245 सदस्य उच्च सदन में 3 वैकेंसी है, जिनमें से एक केरल, एक उत्तर प्रदेश और एक बिहार है। 25 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे उत्तर प्रदेश के 10 राज्यसभा सदस्यों में बीजेपी के 3 केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, अरुण सिंह और नीरज शेखर शामिल है और 4 सेवानिवृत्ति सपा सांसद चंद्रपाल सिंह यादव, रामगोपाल यादव, रामप्रकाश वर्मा और जावेद अली खान है। जबकि बसपा के 2 सांसद राजाराम और वीर सिंह हैं के कार्यकाल समाप्त हो रहे हैं। साथ ही कांग्रेस के पीएल पूनिया भी रिटायर हो रहे हैं। एनडीए की संख्या के अलावा बीजेपी हाल के दिनों में बीजू जनता दल, तेलंगाना के राष्ट्र समिति और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी जैसे अन्य दलों के समर्थन पर निर्भर रही है। एक साथ से ये तीनों 22 सांसदों एक ब्लॉक बनाती है। 2020 के शीतकालीन सत्र तक कुछ अन्य लोगों को जोड़कर एनडीए 150 सांसदों के समर्थन की उम्मीद कर सकता है, जिससे पार्टी के लिए विवादास्पद संविधान संशोधन बिल पारित करना आसान हो जाएगा। और कुछ साल पहले वह टीडीपी और पीडीपी का समर्थन खो चुके हैं। मई 2014 में जब बीजेपी एक दशक के बाद केंद्र में सत्ता में लौटी तो एनडीए के उच्च सदन में सिर्फ 65 सदस्य थे, जबकि कांग्रेस और उसके सहयोगी के पास 102 थे, जिसके कारण मोदी सरकार के लोकसभा में दशकों में सबसे बड़ा जनादेश हासिल करने के बावजूद विधानसभाओं में कानून पारित करने के लिए बाधाओं का सामना करना पड़ा, जिसके लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। 245 में से 164 सांसद। हाल ही में बीजेपी ने अपने 2 सहयोगियों शिवसेना और अकाली दल को भी खो दिया है, जिनके कुल 6 सांसद हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है। रामविलास पासवान की मौत की जांच के लिए एचएम ने पीएम को लिखा पत्र, चिराग का आया रिएक्शन। पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के नेता रामविलास पासवान की मौत पर सवाल खड़े हो गए हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा एचएम ने पासवान की मौत की जांच के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को लिखा है पत्र में लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान की भूमिका पर संदेश जताया जा रहा है। मांझी ने कहा कि रामविलास पासवान की मौत की न्यायिकता जांच की जानी चाहिए। पासवान राज्य के बड़े नेता थे, लेकिन उनके स्वास्थ्य को लेकर कोई मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं हुआ। उनकी मौत की खबर भी देर से दी गई, इसलिए इस मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान ने अपने पत्र में चिराग पासवान पर सवाल खड़े किए हैं कि रिजवान ने कहा कि देश की जनता ये जानना चाहती है आखिर चिराग पासवान रामविलास पासवान से जुड़ी कौन सी जानकारी छिपा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि चिराग उनके अंतिम संस्कार के दूसरे दिन ही एक शूटिंग के दौरान न केवल हंसते मुस्कुराते दिखे बल्कि शूटिंग भी की। ऐसे रामविलास जी के प्रशंसक एवं परिजनों के बीच कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। रिजवान ने कहा कि किसी केंद्रीय मंत्री के अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान आखिर किसके कहने पर अस्पताल प्रशासन ने रामविलास पासवान का मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं किया। आखिर किसके कहने पर अस्पताल प्रशासन ने पासवान के सिर्फ 3 लोगों को ही मिलने की इजाज़त दी थी। पत्र में अंत में कहा गया है कि इन बातों को ध्यान में रखते हुए रामविलास पासवान के निधन
कि न्यायिक का जांच की जाए ताकि जनता के बीच सच सामने आ सके। जांच की मांग करने वालों को शर्म आनी चाहिए, ऐसा चिराग पासवान ने कहा। इस पत्र पर चिराग ने नाराजगी जताई और कहा कि जो लोग एक बेटे के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं उन्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। मैंने मांझी जी को फोन पर अपने पिता की गंभीर स्थिति के बारे में बताया था, फिर भी वे मेरे बीमार पिता को देखने के लिए नहीं आए। मांझी जी जिस तरह से अब मेरे पिता के बारे में बात कर रहे हैं, जब उन्होंने अस्पताल में भर्ती करा गया था तब उन्होंने उनके बारे में इनकी चिंता क्यों नहीं दिखाई। हर कोई एक मृत व्यक्ति पर राजनीति कर रहा है, जब वह जीवित थे तो किसी ने उसके मिलने की जहमत क्यों नहीं उठाई।